हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए लेक्चर में। मेरा नाम अक्षरन पासवान है। तो आज का जो लेक्चर है उसका जो आउटकम होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, बल की प्रकृति तथा बल का लक्षण, मतलब नेचर ऑफ फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, how to completely specify force, force of tension and force of compression। तनाव का बल तथा संपीड़न का बल। अगर आपको ये लेक्चर कुछ भी समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इम्पोर्टेंट्स कमेंट दें, जिससे आगे की जो कमियां हैं इस लेक्चर में मैं उसको दूर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लो न्यूटन्स के नियम के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये न्यूटन्स के 3 नियम हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बात करते हैं प्रथम नियम की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो इसका स्टेटमेंट है, एन isolated object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force। कहने क्या मतलब है, अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले समझते हैं आइसोलेटेड बॉडी का दिया। अगर कोई बॉडी आइसोलेटेड बॉडी है तो इसका मतलब मीन्स उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मतलब जितना भी फोर्स होगा उस सब फोर्स का समीशन क्या होगा, 0 होगा। मान लेते ये F1 है, F2 इधर की तरफ लग रहा है,
F3 इधर की लग रहा है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये सम 0 होगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर इस पर नेट फोर्स, अगर इस बॉडी पे, अगर बॉडी पे नेट फोर्स का मान अगर 0 हो, 0 अगर है, तो अगर ये इनिशियली अगर रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है, यानी वेलोसिटी इक्वल टू 0 है, तो हमेशा यह रेस्ट की पोजीशन में रहेगी। या फिर अगर ये बॉडी अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसके ऊपर समेशन ऑफ फोर्सेस 0 है, तो हमेशा यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। ये है हमारा न्यूटन का थर्ड नियम। बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की। ये न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन की अवस्था में है, कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। कहने का मतलब अगर किसी भी बॉडी की अगर वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही है, तो उसका मतलब ये हमेशा कंफर्म हो जाता है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहता है। ठीक है, और उस फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। तो इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको m से डिनोट करते हैं, और a रहेगा। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, a क्या है, त्वरण है, या फिर एक्सीलरेशन है। तो ये हमारे न्यूटन का सेकेंड लॉ है। बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। न्यूटन के थर्ड लॉ की हम लोग बात करते हैं। ये बताता है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज हैं, तो बॉडी मान लेते बॉडी ए, ये बॉडी का नाम ए है और बॉडी बी है, इसका मास ma है और इसका मास mb है। तो अगर ये दोनों बॉडी नंबर ए और बी इंटरैक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों इंटरैक्ट करेंगी फोर्स के द्वारा। फोर्स कहने मतलब क्या है, बॉडी ए पर एक फोर्स एक्ट करेगा, जो किसके द्वारा काम होगा, जो जिसके द्वारा लगाया जाएगा, बी के द्वारा लगाया जाएगा। उसी तरह ही बॉडी बी पे एक फोर्स लगेगा जो ए लगाएगा। और ध्यान है ये दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, तो नेगेटिव साइन ओनली
सोर्स डायरेक्शन। कहने मतलब ये है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स है तो ये हमारा पॉजिटिव वाई है, तो ये होगा माइनस का वाई और ये होगा माइनस का एक्स शो करेगा। तो बॉडी ए के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ ए बी। अगर ये ए की बात करें, उसी तरह अगर हम बी की बात करें तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा माइनस एफ बी ए। ध्यान रहे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। नोट पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन always generated on two different bodies। कहने का क्या मतलब है, जैसे समझेंगे, मान लो कोई मान लेते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टैंड हुआ है, इसका मास m है, इसका मास m है। तो अगर हम लोग फोर्सेस की बात करें, ये अर्थ है, तो अगर इस बॉडी पे अगर हम फोर्स की बात करें तो इस बॉडी पे जो पहला फोर्स होगा जो mg होगा, नीचे की तरफ mg क्या है, फोर्स है जो इस बॉडी पर अर्थ लगा रही होगी। उसी तरह ही एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा अर्थ के द्वारा इस बॉडी पे ऊपर की तरफ। तो ध्यान रखें कि n और mg ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है, क्योंकि ये बल केवल बॉडी पे लग रहा है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होगा। तो इसके समझने के लिए फिर से एक बार इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लेते अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे ये मैन स्टैंड है। तो होगा क्या,
तो इसमें होगा क्या, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल होगा क्या, क्रिया प्रतिक्रिया जो बल होता है वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। तो कहने का क्या मतलब है, पहली बॉडी अर्थ होगी हमारी और दूसरी बॉडी ये मैन हो गया, मैन या फिर वुमेन। तो उसमें होगा क्या, तो क्रिया प्रतिक्रिया जो बल है वो होगा क्या इसमें, तो इसमें अर्थ जो मैन है, जो मैन है वो क्या करेगा, इस अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा, अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा जिसका मान होगा mg के बराबर। ठीक है, उस अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा होगा mg, और ये जो अर्थ है, जो अर्थ है इसका जो पैर होगा, एग्जाम्पल तौर पे मान लेते हैं इसका जो पैर होगा उस पर एक फोर्स लगेगा N। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्शन और रिएक्शन की, तो mg यहाँ पे एक्शन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे mg क्या है, एक्शन रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर mg जो है एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पे n है जो नॉर्मल फोर्स है, वह एक्शन रिएक्शन फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये मैन डिफरेंट बॉडी है और अर्थ डिफरेंट बॉडी है। तो होगा क्या, तो ये होगा क्या फिर, तो होगा क्या, जो हमारा अर्थ है तो अर्थ क्या करेगा, तो अगर एक्शन की बात करें, तो एक्शन की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये पर्सन है, ये मैन या फिर पर्सन है, ये क्या कर रहा होगा, इसको अर्थ को अपने पैर से एंड नॉर्मल फोर्स से दबा रहा होगा। तो इसी एक्शन के विपरीत दिशा में एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा एन, जो कि अर्थ के द्वारा इस जो फोर्स जो होगा मैन पे लगेगा वो अर्थ के द्वारा, और ये क्या है, ये अर्थ पे फोर्स लगेगा मैन के द्वारा। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक्शन रिएक्शन फोर्स, अगर नॉर्मल रिएक्शन ये है और mg इधर की तरफ काम कर रहा है, तो हमें ध्यान देना है कि n और mg एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, बल के लक्षण।
ये क्या होता है, इसमें देखेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू एन interaction of at least two ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है फोर्सेस जो जनरेट होते हैं उसको जनरेट करने की कम से कम दो बॉडीज को इंटरेक्ट करना पड़े। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी। तो इससे होगा क्या, न्यूटन्स के थर्ड नियम के अनुसार ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे जो इक्वल एंड अपोजिट होगा। दूसरा क्या है, इट में चेंज द मोशन, इट में चेंज द मोशन। कहने का मतलब है ये मोशन को बदल सकता है। कहने क्या मतलब है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर v बराबर 0 है तो बल लगाने पर ये क्या करेगा, इसको मोशन प्रोवाइड कर सकता है। F लगाने पर इसको वेलोसिटी दे सकता है। तीसरा क्या है, इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन बॉडी। जैसे अगर इस बॉडी पे हमारे कोई बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इस बॉडी का शेप, पहले ये एंगल 90 डिग्री थे, अब ये 90 डिग्री से कम हो गए या फिर ज़्यादा हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, साइज क्या है, बिगर हो सकता है और स्मॉलर हो सकता है। ओरिजिनल बॉडी का। अब बात करते हैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। बात करते हैं कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स की। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स की। फोर्स को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए आवश्यक पॉइंट्स। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लोग जैसे 10 किलोग्राम का फोर्स और 10 न्यूटन का फोर्स और 10 टन का फोर्स आदि। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
फोर्स, बल की दिशा। बल की दिशा को हम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या फिर बायां, दायां, ऊपर, नीचे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक एंगल पे। कहने का मतलब है ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लग रहा है। तीसरा क्या है, बल का क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो किसी भी बॉडी के जिस भाग पे फोर्स लगता है वो पॉइंट ऑफ एक्शन कहलाता है। फोर्स है ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। फिर क्या है, बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यह इमेजिनरी लाइन होती है जो कि लाइन ऑफ जो कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पास करती है तथा बल की दिशा में होती है। कहने का मतलब है, जैसे कोई मान लेते कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट ऑफ एक्शन से पास होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बल की क्रिया रेखा। तो बात करते हैं नेचर ऑफ फोर्स। उसमें पहला फोर्स ऑफ टेंशन, दूसरा फोर्स ऑफ कंप्रेशन। ये क्या होता है, अगर बात करें फोर्स ऑफ टेंशन की, अगर एक कोई बॉडी है तो हमको पता है कि अगर इस बॉडी को दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा कर खींचें तो होगा क्या, मान लेते दो पॉइंट्स हैं बॉडी के, इनके बीच की दूरी d है, तो फोर्स लगने पे इनके बीच की दूरी अगर बढ़ने लग रही है तो ऐसे फोर्सों को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ
कंप्रेशन, फोर्स ऑफ टेंशन, ये D1 है, ये D2 है, तो D2 ग्रेटर देन D1. दिस implies that acting force is of टेंसाइल इन नेचर. अगर बात करें फोर्स ऑफ कंप्रेशन की, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे. तो इससे होगा क्या, इस बॉडी का एक छोटी दिखती प्रतीत होगी. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या हो रहेगी, कम हो रहेगी. ये D1 है, ये D2 है, तो D2 इज लेस देन D1. रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे अगर मैं टेंशन की बात, कंप्रेशन की बात करूं, तो मान लीजिए कोई अगर ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर कोई हम लोग वेट लगा दें तो इसके अंदर कैसा फोर्स, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी. तो इसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा. और टेंसाइल का एग्जांपल देखें तो अगर कोई वेट किसी धागे से बंधा हुआ है तो इसके अंदर टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा. यहाँ पे टेंशन T जनरेट होगा, mg, तो T बराबर हो जाएगा mg. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे भी काम आएगा. स्प्रिंग कैन टेक फोर्स इन compression as well as in टेंशन. कहने का मतलब है, अगर कोई स्प्रिंग है तो ये वेट को भी संभाल सकता है और कंप्रेसिव और ये स्प्रिंग टेंशन लोड को भी ले सकता है. लेकिन धागा या रस्सी हमेशा टेंशन का लोड लेते हैं. तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म किया जाता है. आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा. अगर आप कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में लिखें, उसको मैं दूर करूँगा. और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मिलते हैं अगले लेक्चर में.